अंगहृदयम आयुष काम्य अध्याय का अभी तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट आया है तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। वी विल लेट यू नो एज सुन वी रीड योर कमेंट। और अब हम थोड़ा बेसिक्स की बात कर लेते हैं अष्टांग हृदयम के और आयुर्वेद के। अब जैसे इधर दिख रहा है आपको दोष, तो दोष क्या होता है? दोष का मतलब क्या है आपके अकॉर्डिंग? कुछ खराब, कुछ गलत, डिजीज़, ये राइट। तो दोष का मतलब डिजीज़ या फिर कोई प्रॉब्लम, कोई व्याधि, कुछ दिक्कत। अभी हम थे दोष दो तरह के होते हैं, ठीक है। अब दोष का मतलब व्याधि, डिजीज़ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोष है दो तरह के, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। कौन से? शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष आगे 3 तरह के होंगे, वात, पित्त, कफ। और मानस दोष 2 तरह के होंगे, रज, तम। अब ये सत्व क्यों लिखा है इस पर हम डिटेल में बात करते हैं। पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। जो शारीरिक दोष है वो वात है, ठीक है। वी मतलब वात, पी स्टैंड्स फॉर पित्त और कफ स्टैंड्स फॉर कफ, ठीक। और रज का मतलब रज और तम का मतलब तम, ठीक है। तो ये 3 दोष शारीरिक और 2 दोष मानसिक हो गए, ठीक। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। उसके बाद अब सत्व क्या है? सत्व बेसिकली दोष ना होके एक साम्य अवस्था। सत्व नॉर्मल, कुछ नाम से ही समझ आ रहा हमें, है ना। सत्व, सात्विक, सत्य, सात्मय, नॉर्मल। तो ये सब नॉर्मल कंडीशंस जो बॉडी की रहेंगी वो सत्व होती हैं। अब रज होता क्या है? तम होता क्या है? रज क्या होता है? देखिए 3 स्टेज होती हैं, सत्व, रज, तम, ठीक है। ये एक्सट्रीम नेगेटिव स्टेट होती है, 100% नेगेटिव स्टेट। ये 100% पॉजिटिव स्टेट होती है, ठीक। कौन सी स्टेट? पॉजिटिव। और जो रज है वो 50-50 मैं क्लियर लिख देती हूँ। रज क्या है? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, 50-50। तम क्या है? टोटली नेगेटिव। सत्व क्या है? टोटली पॉजिटिव, ठीक है। अब सात्विक इंसान कौन होंगे? जो मेडिटेट करता है, जिसके अंदर लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब भावनाएं नहीं होती। वो होता है सात्विक इंसान। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की खुश में खुश है, दुख में दुख बांट रहा है, ईर्ष्या नहीं कर रहा किसी से, उसको किसी से मतलब नहीं कुछ खास है, मेडिटेट कर रहा है, अपने में रह रहा है, अपना लाइफ पर्पस फॉलो कर रहा है, हर चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहा है। तो वो इंसान क्या है? सत्व, ठीक है। अब तमस क्या है? तमस है राग से भरा हुआ, द्वेष है उसमें, ईर्ष्या है, मोह है, लोभ है, अहंकार है। ये सब फैक्टर्स उसके अंदर है, सबका बुरा चाहता है, दुखी है। ये सब क्या है? तमस के वो होंगे। अब रज क्या है? तो रज है इनके बीच की नॉर्मल स्टेट। कौन सी स्टेट? हाफ स्टेट, हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव। मतलब वो इंसान ऐसा है कि वो ईर्ष्या भी कर रहा है, राग कर रहा है, द्वेष कर रहा है, दुख सुख में है, लेकिन बहुत थोड़े में है, कुछ खास उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा इस दुनिया से, ठीक है वो। ये नहीं कि वो बिल्कुल ही भगवान है, क्योंकि ये वाले जो आ जाती, इसमें कौन से कैटेगरी में आ गए लोग? ऋषि मुनि, गॉड, देवता, भगवान, ठीक है, इंसेस्टर्स, ऐसे जो मेडिटेट करते आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे लोग। रज में आएंगे हमारे जैसे लोग, टीन्स, ठीक, या फिर ह्यूमंस ही लगा लो, टीन्स भी क्यों, ह्यूमंस। हर एक में राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन भावना, ये सारी भावनाएं रहती हैं। ये रज के लक्षण है, ठीक है। तम के लक्षण क्या है? तम के तो आपको पहले ही बताती है, लेकिन रज के क्या है? ये करेगा, ये काम सारे करेगा उल्टे, लेकिन मॉडरेशन में। इसको समझ आ जाएगा, नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ उसके साथ, हाँ मुझे इतनी लेवल पे ईर्ष्या करना। एक होती है बुरी वाली ईर्ष्या, एक होती है अच्छी वाली ईर्ष्या।
कि एक होता है कि हाँ मैं अपने आप को उससे देख के मोटिवेट हूँ, वो ईर्ष्या डिफरेंट है। लेकिन एक होती है कि जल रहा है वो, उसके लिए उसके अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहा, उसकी तौहीन कर रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रज के होते हैं, और दूसरे तमस और शारीर और सत्व के, ठीक है। अब वात पित्त कफ क्या है, ये त्रिदोष आ गई, ये गेम डिफरेंट है, ठीक है। शरीर में 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ। इसके ऊपर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी जिस पे मैं पूरा वात पित्त कफ एक्सप्लेन करूँगी, हर फैक्टर से जितना आपको ज़रूरत होगी हर ईयर में, पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो उसके लिए आप अगले वीडियो का मेरे इंतज़ार करना। अब है दोष अवस्था, बस इतना समझ लीजिए, ये शारीरिक दोष जो हैं ये 3 दोष हैं। वात जो है ये ड्राइनेस को लेके आया, पित्त जो है गुस्सा, ठीक, कफ जो है शांति, सुंदर, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और जो वात है वो ड्राई होगा, काला होगा। ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा डिस्क्राइब किया आपको, बाकी आपको बाकी डिटेल लेक्चर में मैं बता दूंगी। थोड़ा सा आइडिया ओवरव्यू दे रही हूँ इधर सबका। अब दोष अवस्था क्या होता है? दोष अवस्था 2 तरह की अवस्था होती है। अवस्था से साम्य अवस्था, विषम अवस्था, ठीक। साम्य अवस्था सम है, सत्व है, तो मतलब देहधारक, मतलब बॉडी को पोषण दे रहा है, न्यूट्रिटिव, ठीक। और जो विषम अवस्था है वो क्या है? रोग कारक। रोग मतलब डिजीज़ है, विषम, सम नहीं है, विषम, कुछ अलग है, कुछ गलत है, ठीक है। और विषम अवस्था 2 तरह का आगे होता है, ये वृद्धावस्था, क्षीण अवस्था। अब वृद्धावस्था में भी उत्कृष्ट, मध्य, अल्प। अब कहोगे यार ये उत्कृष्ट, मध्य, अल्प क्या है? उत्कृष्ट मतलब बढ़ा हुआ, मध्य मतलब ठीक ठीक, अल्प मतलब कम। और क्षीण अवस्था में भी 3 ही दोष हैं, उत्कृष्ट, मध्य, अल्प, ठीक। तो विषम अवस्था में 2 तरह का, वृद्धावस्था, क्षीण अवस्था, उत्कृष्ट, मध्य, अल्प। उत्कृष्ट, मध्य, अल्प। और साम्य अवस्था तो देहधारक होती है, वो न्यूट्रिटिव होती है, तो उसके लिए तो कोई आगे टाइप्स होंगी ही नहीं, ठीक। इतना आपको क्लियर हो गया। अभी तक हमने पढ़ा दोष 2 तरह के होते हैं, शारीरिक मानसिक। शारीरिक में 3 दोष, मानसिक में 2 दोष, टोटल ओवरऑल शरीर में 5 दोष। लेकिन अगर कोई पूछे कि दोष कितने होते हैं तो 2 ही कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे, ना ही 3 कहेंगे। बेसिकली बाय कन्वेंशन आयुर्वेद ने दोष 3 बोले हुए हैं, लेकिन उन्होंने वात पित्त कफ को कंसीडर करके 3 बोला है, लेकिन दोष होते असल में 2 हैं। दोष अवस्था 2 तरह की होती है, साम्य अवस्था, विषम अवस्था। साम्य अवस्था देहधारक होती है, विषम अवस्था रोग कारक होती है। 2 तरह का रहता है, वृद्धावस्था और क्षीण अवस्था। वृद्धावस्था में अगर उत्कृष्ट, मध्य, अल्प। क्षीण अवस्था में उत्कृष्ट, मध्य, अल्प, ठीक। अब स्थान की बात करते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, एक डायग्राम सा बनाकर, मैं आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। ये एक डब्बा बनाया था मैंने और बॉडी को डिवाइड किया था और इसको एक नाम दिया था शरीर, ठीक है। ये ऊर्ध्व, मध्य, अधो, 3 नाम दिए थे, ठीक है। और कहा था कि इसकी डिवीज़न बताई थी, कितने से कितने तक है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न क्लियर कर देती हूँ आप सबको। हृदय, इस लाइन को हम क्या मानेंगे? हृदय, ठीक है, यानी कि हार्ट। ये मध्य वाली जो लाइन है, 1 मिनट रुक जाइए, हाँ, ये जो मध्य वाली लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? नाभि। नाभि समझते हो? अम्बलिकल, जिसको हम वो कहते हैं बेली बटन लेमन लैंग्वेज में, उसे नाभि कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं इसमें दोषों की अवस्था बता रहे हैं वो, ठीक है। वेट, ब्राइट कलर ले लेते हैं, ठीक। अब कहते हैं वात जो है, अब आप बताइए, अगर हृदय ये है, ठीक है, ये हृदय है, ठीक है, तो हृदय के ऊपर वाला एरिया किसका होगा? कफ का। ये किसका स्थान है? कफ का, ठीक है। सबके अलग अलग डिवाइड कर देता है कलर्स, ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। अब हृदय और नाभि के बीच में, पहले बताइए नाभि के नीचे वाला कौन सा होगा स्थान? वात का, ये वात का स्थान होगा। और अब अगर हम बात करें स्थान की, तो पित्त का स्थान कौन सा होगा? हृदय और नाभि के बीच वाला, मध्य में, क्योंकि मध्य शरीर है, तो ये पित्त का स्थान, ये पित्त का स्थान, ये वात का स्थान, ठीक। ये ऐसे डिविजन्स कर दिए। ये हृदय की लाइन हो गई, बॉर्डर लाइन आ गई, जो ये आ गई हृदय की, ये आ गई नाभि की, ठीक है, डिवीज़न हो गई। अब वात है, यहाँ पे क्या होगा? वात, यहाँ पे होगा पित्त और यहाँ पे होगा कफ, ठीक है। हमारे नीचे रहेगा कफ,
नीचे के स्थान, आई एम सॉरी मैंने रिवर्स लिख दिया। हाँ, ऊपर का स्थान रहेगा कफ का, ठीक है, नाभि के नीचे वाला स्थान रहेगा वात का, और हृदय और नाभि के बीच का स्थान पित्त का रहेगा, ठीक है। मतलब हृदय, फुफ्फुस यानी कि लंग्स, ठीक है, लंग्स को आयुर्वेद में फुफ्फुस कहते हैं। इसके ऊपर वाले एरियाज जितने होंगे वो कफ के होंगे स्थान, और कटी के नीचे वाले यानी कि नाभि से नीचे कटी यानी कि वेस्ट, उसके नीचे वाले जो स्थान होंगे वो सारे होंगे वात के, और जो इन दोनों के मध्य का स्थान होगा वो होगा पित्त का। अब पित्त का स्थान क्या आ गया, स्टमक आ गया, ठीक है, इंटेस्टाइन्स आ गई, है ना, यही आ गए ना, पेनक्रियाज आ गया, लिवर आ गया, स्प्लीन आ गई, ये सभी तो आ गए ऑर्गन्स में, है ना, ऐसे, ठीक है। तो ये था स्थान, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया सारा स्थान कि किसका कौन सा स्थान है, ये पता होना ज़रूरी है, इसके बिना आगे हम आयुर्वेद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ठीक। ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको एक्सप्लेन किया है इस लेक्चर में, क्योंकि ये बेसिक्स एक्सप्लेन करने बहुत ज़रूरी हैं, इसके बिना आगे अष्टांग का जो हम चैप्टर करें आयुष का मेध है वो पूरा नहीं होगा। अब हम यहाँ पे थे, हमने पहले पढ़ा था ये कि अष्टांग के 8 अंग, तो अब हमने बेसिक्स के बाद अब यहीं से शुरू करना है दोष विवेचन के टॉपिक से, ठीक। अभी दोष विवेचन का टॉपिक क्या है, ये देखिए श्लोक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस श्लोक है। वायु पित्तम कफश्चेष्टि, वायु पित्तम कफश्चेति, त्रयो दोषा समासतः, विकृत अविकृता, देहम घनन्ति रुथे वर्धयन्ति च। कहते वात पित्त कफ ये 3 दोष जो हैं ये सम अवस्था में रहे तो विकृत और अविकृत देह यानी कि शरीर का नाश इनकी विकृत और अविकृत अवस्था पर ही निर्भर करता है कि अगर ये विकृत इनकी विकृतता बढ़ गई तो हम रोगी हो जाएंगे, और अगर ये अविकृत में रहे यानी कि साम्य अवस्था में रहे तो हम हेल्दी रहेंगे। तो अब समझ आया कि दोषों का क्या रोल था, इतना एक्सप्लेन क्यों किया। अब आगे जो भी पढ़ेंगे हम ईजी लगेगा क्योंकि हमने बेसिक्स क्लियर कर लिए अपने दोष आके। अब ये अगला, ये देखिए पेज नंबर 7, जिसके पास रविदत्त त्रिपाठी है, मैं अभी भी कह रही हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रविदत्त हो ब्रह्मानंद हो, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तो किसी सारी संहिता सब ऑथर्स की बुक एक जैसी। फिर आगे आता है संक्षेपत वायु पित्त और कफ 3 शारीरिक दोष हैं, अभी आपको एक्सप्लेन किया। वे दोष विकृत होते हुए देह को नष्ट कर देते हैं और विकृति अविकृत यानी कि साम्य अवस्था में रहते हुए शरीर की वृद्धि, ठीक है। अब दोष कैसे, दोष का श्लोक आ गया, ये याद रख लीजिए, आपको फिजियो में भी काम आएगा, फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शरीर में। दुष्यंती मनः शरीरम च इति दोषः, दुष्यंती मनः शरीरम च इति दोषः, कहते जो मन और शरीर को दूषित करे वो दोष है, सिंपल, ठीक है। दोष की डेफिनेशन क्या है, जो देह और मन को दूषित करे विशेषता रखने के कारण उसे दोष कहेंगे। फिर शरीर दूषणा दोषा, ये इसकी व्युत्पत्ति और निरुक्ति आ गई कि शरीर को जो दूषित करे वो दोष है। माधव निदान और विजय रक्षित ने कहा है प्रकृति आरंभकत्वे सती स्त्रावन अत्रयण दृष्टि कर्तव्यम दोषत्वम, के जिसमें प्रकृति निर्माण करने की क्षमता हो, जिसमें स्वतंत्रता पूर्वक शरीर को दूषित करने की प्रवृत्ति हो, उसी को दोष कहते हैं। आयुर्वेद जो है वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग नहीं, दोष के अकॉर्डिंग चिकित्सा करता है, व्याधि के अनुसार नहीं चिकित्सा की जाती, व्याधि तो सिर्फ रेफरेंस होती है, दोष के अनुसार चिकित्सा करता है, जबकि मॉडर्न एलोपैथ डिजीज़ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है। तो ये डिफरेंस बेसिक सबको जानना है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोष के उसके ऊपर ही प्रकृति का निर्माण होता है। एक इंसान के आगे बताऊंगी प्रकृति क्या होती है, ठीक है। प्रकृति का निर्माण होता है कि आपकी नेचर कैसी होगी बॉडी की, उसी के अकॉर्डिंग आपके डिजीज़ की बॉडी में कौन सी डिजीज़ है कैसी है उसका भी डिपेंडेंसी रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है वात पित्त कफ शरीर को धारण करने से धातु है, क्योंकि इनकी साम्य अवस्था से शरीर स्वस्थ और निरोग है, किंतु जब ये स्व प्रकोप कारणवश अपने परिणाम से न्यून अथवा अधिक हो जाते हैं तो शरीर को दूषित कर रोग उत्पन्न करते हैं, तब इनकी संज्ञा दोष हो जाती है। इसी प्रकार शरीर को मलिन करने से मल भी कहते हैं। कहते हैं ये जो दोष हैं अगर साम्य अवस्था में रहें, शरीर को स्वस्थ रख रहे हैं, निरोग रख रहे हैं, ठीक है, इनका ये कुछ दोष प्रॉब्लम नहीं करे शरीर को, तो हम इनको दोष ही कहेंगे, इनका नॉर्मल नाम ही दोष है। लेकिन अगर ये शरीर को मलिन यानी कि गंदा करने लग गए, मतलब अपनी अवस्था से नॉर्मल स्टेट से
नॉर्मल स्टेट जो होती है वात पित्त कफ की, उनसे हाई या लो होने लगे तो शरीर मैला होने लगेगा और उसको ही हम मल की व्याधि देंगे, हम उसको ही मल की एक संज्ञा देंगे, सॉरी व्याधि नहीं संज्ञा। ठीक है, जैसे कि लिखा आगे, शरीर दूषणा दोषा मलिनीकरणान मला धारणाद धातवश्च स्यु वात पित्त कफास्त्रय। कि तो वात पित्त कफ ही मल का कारण है, वात पित्त कफ ही धातुओं के धारण का कारण है और उनमें दोष का कारण है। ठीक, हमारे देह रूपी जगत में वात पित्त कफ ये क्रमशः वायु सूर्य चंद्रमा के समान कार्य करते हैं। वात को वायु के समान माना है, पित्त को सूर्य के समान और कफ को चंद्रमा के। ठीक, ये एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वात को वायु के, पित्त को सूर्य के और कफ को चंद्रमा के समान, इनकी क्रियाएं जो हैं ऐसे निर्भर करते हैं। फिर वात वायु के समान शरीर में क्या करता है, धारक पोषक तत्वों का विक्षेप, और पित्त सूर्य के समान द्रव पदार्थों का शोषण तथा पाचन कार्य। शोषण मतलब उसको यूटिलाइज करेगा, उसको निकालेगा, ठीक है, और पाचन उसको डिजेस्ट कर देगा। और कफ क्या करेगा, चंद्रमा के समान शरीर में स्नेहांश की वृद्धि। चंद्रमा के समान किसकी वृद्धि, स्नेह अंश, स्नेहांश यानी कि स्नेह अंश, ठीक है, मतलब स्नेह यानी कि उसके अंदर वो ला देगा मृदुता। स्नेह, स्नेह होता है जैसे कि ऑयल, उसको लगाने से क्या हो जाएगा, स्नेहन होगा। स्नेहन कैसे होगा, क्या उसमें क्वालिटीज आएंगी, मृदुता, ठीक है, सुंदरता, ठीक है, पिछलता, यही सब क्वालिटीज़ आएंगी ना। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं स्नेह अंश की वृद्धि करना, स्नेह अंश, ठीक है। और एक स्नेह अंश से मतलब है कफ की वृद्धि भी। कफ तब भी बढ़ेगा जब स्नेह अंश होगा, और अगर रूक्षता बढ़ेगी शरीर में तो सीधे से मतलब है वात की वृद्धि हो रही है। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर रूक्षता है तो तुम ये कह दो कि वात की ही वृद्धि है। उसको किसी भी की भी वृद्धि हो सकती है, प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। 60-40 की प्रोपोर्शन है, ठीक, 30-70 की प्रोपोर्शन है, 90-10 की प्रोपोर्शन है, 50-50 की प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन वाइज दोष को निर्धारण करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि वो द्वंद्वज प्रकृति के हैं या फिर सन्निपातज के हैं या एकज के हैं। ठीक है, द्वंद्वज मतलब दो दोष इकट्ठे दूषित है, सन्निपातज मतलब 3, ठीक है, और एक मतलब एक अकेला दोष जो रेयर कंडीशन होती है। ठीक, इसी से ही प्रकृति एनालाइज की जाती है। आपको मैंने प्रकृति का भी हिंट दे दिया। ठीक, अब इसके अलावा महर्षि सुश्रुत क्या कहते हैं हमारे, महर्षि सुश्रुत जी कहते हैं, विसर्ग आदान विक्षेपो सौम सूर्य अनिला यथा घारयंती जगदेहम कफ पित्त अनिलस्तथा। कफ पित्त अनिल, अब वात यानी कि वायु, वायु, तो वायु के क्या पर्याय होते हैं, बचपन में पढ़े हमने, अनिल हवा, हवा ही होती है ना वायु, उसको ही हम अनिल कहते हैं। वायु को ही आयुर्वेद में हम वात कह देते हैं। ठीक, तो अनिल जो है वो वात का, वायु का दूसरा नाम है। ठीक, अब वात पित्त कफ की अवस्थाएं, ये अवस्था का टेबल ये मैंने जो बनाया था वही सेम टेबल है। ठीक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आ गया कि दोषों के मुख्य स्थान और प्रकोप काल, कि दोष कौन से मुख्य स्थान में रहेंगे, कौन सा उनका प्रकोप काल रहेगा। तो अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि नाभि के नीचे वायु रहेगी, हृदय के नाभि के मध्य पित्त और हृदय के ऊपरी भाग में कफ, ये लाइन है ना। और अब इसका श्लोक है, ते व्यापिनो अपि हन अभ्यर हन अभ्यर अधो मध्यो ऊर्ध्व संश्रया वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्या आदि का क्रमात्। ठीक, कहते हैं कि मतलब वही कि इसी प्रकार क्रम के अनुसार दोष मतलब कि दोष जो है वो वायु, दिन, रात्रि और खाए हुए भोजन के अंत, मध्य और आदि में रहेंगे। ये कि दिन में, रात्रि में और खाए हुए भोजन के अंत, मध्य, आदि में रहेंगे। ठीक है, और नाभि के नीचे वायु, हृदय नाभि के बीच में पित्त और हृदय के ऊपरी भाग में कफ रहेगा। ये स्थान है, इसको बाय हार्ट याद कर लीजिए। जैसे ABC हम करते हैं शुरू अपने बचपन में याद, वैसे ही आयुर्वेद का भी ABC है, इसके बिना हमें चीज़ें क्लियर नहीं होंगी।
और आगे यहाँ पे लिखते हैं कि अंत में वृद्धावस्था में वायु, मध्य में युवावस्था में पित्त और बाल्यावस्था में कफ। अब ये क्या होता है भाई, हर दोष का ना एक टाइम होता है कि किस टाइम पे किस समय में कौन सा दोष वृद्धि में जाएगा। ठीक है, अब कुछ शरीर में है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सिर्फ है, तो उसका कुछ ना कुछ यूटिलाइज कुछ रोल भी रहेगा बॉडी में। ठीक है, तो वही रोल बता रही हूँ, वात पित्त कफ, ये 3 दोष है। वात व वृद्धावस्था याद रख लो, व से व वृद्धावस्था, वृद्धावस्था किसे कहते हैं, बुढ़ापा, बुढ़ापे की उम्र। ठीक है, आयुर्वेद के अनुसार पहली बात तो ना एज, जब आयुर्वेद जिस ज़माने में लिखा गया था वो एरा ही डिफरेंट था। वो कैसा एरा था, वहाँ पे 100 तक उम्र नहीं होती थी, 300-400 तक उम्र मानी जाती थी एक एवरेज इंसान की। तो आयुर्वेद वृद्धावस्था में वात अधिक की बात करता है, मतलब उनके अकॉर्डिंग उस टाइम पे था कि 200 साल के बाद वृद्धावस्था आएगी। लेकिन आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल इस एरा में अगर हम बात रह रहे हैं, यहाँ पे वृद्धावस्था जो है 50 के बाद आ जाती है। तो 50 के बाद वृद्धावस्था से वात बढ़ेगा, इनफैक्ट 45 फीमेल्स में। पित्त जो है युवावस्था में। कभी देखा है जो हमारे टीन्स होते हैं, युवा पीढ़ी होती है, कितने गुस्से वाली होती है, बहुत अपने आप को ओवर स्मार्ट समझती है, गुस्से वाली, एकदम खून खौलने वाली होती है ना। वैसे ही पित्त होता है, पित्त गुस्सा करता है, पहले ही बताया था, तो उससे याद रखोगे। कफ बाल्यावस्था में होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो कितना हमें क्यूट सा लगता है, स्वीट सा लगता है कि हाँ कितना प्यारा सा है, कितना प्यारा सा, कितना सौम्य है, कितना क्यूट है, कितना मृदु है, कितना ही सॉफ्ट है, कितना ही क्यूट सा है, तो वो कफ वजह है। ठीक है, तो बाल्य अवस्था में कफ अधिक रहता है, ये डोमिनेंसी की बात है। हर एक एज में एक दोष डोमिनेंट रहता ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दोष कर देगा, वो दोष उस, ये तो उसका नेचर है। लेकिन अगर बात मान लो कि कफ है, कफ जो है बाल्यावस्था में ज़्यादा रहता है, लेकिन किसी बच्चे में कफ ना हो के पित्त या वात है, तो ऑब्वियसली उसकी नेचर ही बदल गई। और जब नेचर चेंज हो गई उस बेचारे की, तो चीज़ें कहाँ ही ठीक रहेंगी, तो ख़राब ही होंगी ना, तो उसको कोई ना कोई दोष उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे ही पित्त, अगर उसमें युवावस्था में पित्त नहीं बढ़ के कफ है तो चलो ठीक भी है कि मतलब वो नियंत्रण में है, और अगर वात है तो प्रॉब्लम है। और वैसे ही वृद्धावस्था में भी वात है तो मतलब कोई ठीक नहीं है वात बढ़ना शरीर के लिए। लेकिन हाँ, अगर इन तीनों का सम रहे, लाइक मतलब मैंने आपको पहले भी बताया ना, रेशो, हर चीज़ की रेशो देखनी रहती है। ये जैसे वात पित्त कफ है, ठीक, इसकी रेशो। अब वृद्धावस्था में वात बढ़ता है, ठीक, माना हमने अभी यही बोला था ना। अब अगर वृद्धावस्था में वात बढ़ता है तो इसकी रेशो ऐसी रहनी चाहिए 50, सबकी 50-50-50 है ना, मान लो, ठीक है। तो इसकी ऐसे कि इसकी 70 रेशो 50 रेशो 50, ठीक है, मान लो 150 में से लगा रहे हैं, ठीक है, या 200 में से ऐसे, ठीक। लेकिन अगर यही हम पित्त प्रकृति वाले की बात करें, ये पित्त वाला है, तो भाई इसके अंदर ऐसा है, इसके अंदर 70 इसका, 50 इसका, 50 इसका, ठीक। और जो कफज वाला प्रकृति वाला होगा, कफज वाला, उसके अंदर ऐसा 70 ऐसा, मतलब उसकी बाल्यावस्था में 50 ऐसा और 50 ऐसा, ऐसा रहना चाहिए। लेकिन अगर इससे हट के मान लो किसी की कंडीशन ऐसी आ रही है कि वो 50-50 पे 50 है, 50-50-50, तो मतलब वो सात्विक इंसान है। बताया है ना कि सत्व वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सत्व वाला एकदम उससे रहित होगा, मोह माया से। तो जो तम और रज है वो दोष, हमारे शारीरिक दोष पे भी मानसिक दोष बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है, और ऐसे वाइस वर्सा है, ठीक है, ऐसे दोष रहते हैं। लेकिन अगर यही वृद्धावस्था में वात 70 की जगह 90 हो जाए, ये 10-10 ही रह जाए, तो फिर तो प्रॉब्लमेटिक है। सेम ऐसे वात 10 रह जाए विथ 90 हो जाए तो भी वही प्रॉब्लम है। फिर ऐसे दोनों 10-10 हैं, लोग कब 90 हो गया जी, तो अब और प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इसको ही ठीक करने के लिए हमने ये दोषों की ऐसे रेशो की बात की, ताकि हमें क्लियर हो चीज़ें, ठीक। तो ऐसे में हमारे ये बेसिक्स का टॉपिक जो है क्लियर हो गया। एक और चीज़ आपके एडिशनल नॉलेज के लिए बता दें, जो वात की व्याधि होती है यानी कि डिजीज़, वो 80 हैं। पित्तज व्याधि, पित्तज डिजीज़ जो हैं वो कितनी है, 40। और जो कफज की डिजीज़ है वो है 20, 40 से 60 है पित्तज में, ठीक है।
इतनी ही व्याधियाँ हैं, वातज की अधिक हैं सबसे और कफज की सबसे कम व्याधि है, क्योंकि ये सबसे अच्छा दोष माना गया है। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ना किसी बॉडी में, तो हम कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों की उतनी ही वर्स्ट कंडीशंस होती हैं। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम शरीर वय दिन रात्रि इसका आगे एक्सप्लेन और करेंगे कि वात पित्त कफ किसमें क्या, किसने कितने उसमें आहार में कंप्लीट रहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, एंड आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और जितना शेयर कर सकते हो शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री की नॉलेज सबको मिलनी चाहिए। और हमें अगर अच्छा आयुर्वेद, आगे अपना आयुर्वेद बढ़ाना है, तो आयुर्वेद बढ़ाने के लिए हमें अच्छा ज्ञान लेना होगा, और उसके लिए हमें ज्ञान बांटना होगा, ना कि ज्ञान छुपाना होगा। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगे हों। तो अगर अच्छे लगे हैं तो हमारा चैनल जो इंडियन मेडिकल साइंस है, प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।